नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उद्यमी भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खादी और ग्रामोद्योग के संवर्धन में छोटे उद्यमियों के परिश्रम को किया उल्लेखित। कहा, हमारी बहन बेटियों की मेहनत के कारण खादी और ग्रामोद्योग का टर्नओवर पहुंचा 1 लाख करोड़ रुपए के पार। कहा, इस सरकार में भूमिहीन और छोटे किसानों को बैंकों से ऋण मिलना हुआ आसान। केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए नई पहल। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि भवन में डीडी किसान चैनल के स्टूडियो का किया उद्घाटन। सरकार और किसानों के बीच सेतु का काम करेगा ये पहला चैनल। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 107वां स्थापना दिवस। कोलकाता में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जूलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिकों द्वारा 500 से अधिक जानवरों की खोज को सराहा। कहा, देश में 1,03,000 जानवरों की अनूठी प्रजातियां हमारे देश के लिए गौरव की बात। मिट्टी के उपजाऊपन को बरकरार रखने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम। मिट्टी को बंजर बनाने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक पर देश भर में शुक्रवार से पूर्ण प्रतिबंध। प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारों के स्टिक समेत 19 चीजों पर पाबंदी। दोषियों के खिलाफ सजा का भी प्रावधान। दक्षिण पश्चिम मानसून की देश के अधिकतर राज्यों में दस्तक। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले 5 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना। उधर असम में बाढ़ और भूस्खलन का कहर। 76,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी। मुख्यमंत्री का टास्क फोर्स को 8 अगस्त तक पशुधन और अन्य नुकसान की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी में भारत के विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि अब पहली बार खादी और ग्रामोद्योग का टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि गांवों में हमारे छोटे छोटे उद्यमियों ने, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने बहुत परिश्रम किया है। बीते 8 वर्षों में खादी की बिक्री 4 गुना बढ़ी है। बीते 8 वर्षों में खादी और ग्रामोद्योग में 1.5 करोड़ से ज्यादा साथियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। अब भारत की खादी लोकल से ग्लोबल हो रही है। विदेश फैशन ब्रांड भी खादी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हमारा उस पर भरोसा होना चाहिए। हम अगर भरोसा नहीं करेंगे, दुनिया क्यों भरोसा करेगी? आप अपने घर में अपने बच्चों का सम्मान नहीं करोगे और आप चाहोगे कि मोहल्ले वाले करें। हो सकता है क्या? नए नए क्षेत्रों में नए नए बाजारों के लिए नए रास्ते बने हैं, जिसका छोटे उद्योगों के लिए बहुत फायदा हो रहा है। पहली बार खादी और ग्रामोद्योग का टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि गांवों में हमारे छोटे छोटे उद्यमियों ने, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने बहुत परिश्रम किया है। बीते 8 वर्षों में खादी की बिक्री 4 गुना बढ़ी है। 4 गुना। बीते 8 वर्षों में खादी और ग्रामोद्योग में 1.5 करोड़ से ज्यादा साथियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। अब भारत की खादी लोकल से ग्लोबल हो रही है। विदेशी फैशन ब्रांड भी खादी की तरफ आकर्षित हो रही है। हमारा उस पर भरोसा होना चाहिए। हम अगर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया कौन भरोसा करेगी? आप अपने घर में अपने बच्चे का सम्मान नहीं करोगे तो आप चाहोगे कि मोहल्ले वाले करें? हो सकता है क्या? नए नए क्षेत्रों से नए नए बाजारों के लिए नए रास्ते बने हैं, जिसका छोटे उद्योगों के लिए बहुत फायदा हो रहा है।
उन्होंने कहा कि उद्यमशीलता आज हमारे गांवों, गरीब, छोटे शहरों, कस्बों के परिवारों के लिए सहज विकल्प बन रही है। इसका एक बड़ा कारण है लोन मिलने में आसानी। 2014 से पहले तक भारत में बैंकों के दरवाजे तक पहुंचना सामान्य मानवीय के लिए बहुत मुश्किल था। बिना गारंटी के बैंकों से ऋण पाना लगभग असंभव था। गांव, गरीब, भूमिहीन, छोटे किसान, छोटे दुकानदार की गारंटी भला कौन देगा, और बिना गारंटी के वो करेगा क्या? उसको साहूकार के पास जाना पड़ता था। बैंक लोन नहीं देते थे और दूसरी जगहों से जब लेते थे तो ब्याज से मर जाते थे, कर्ज के बोझ में डूब जाते थे और इसलिए वो बड़ी डिफेंसिव जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाता था। ऐसी स्थिति में गांव में रहने वाले गरीब, दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े, आदिवासी, इनके बेटा बेटी स्वरोजगार के बारे में सोचते ही नहीं थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता आज हमारे गांव, गरीब, छोटे शहरों, कस्बों के परिवारों के लिए सहज विकल्प बन रही है। इसका एक बड़ा कारण है लोन मिलने में आसानी। 2014 से पहले तक भारत में बैंकों के दरवाजे तक पहुंचना सामान्य मानव के लिए बहुत मुश्किल था। बिना गारंटी के बैंक से ऋण पाना लगभग असंभव था। गांव, गरीब, भूमिहीन, छोटे किसान, छोटे दुकानदार की गारंटी कौन देगा भला? और बिना गारंटी वो करेगा क्या? उसको साहूकार के पास जाना पड़ता था। बैंक लोन नहीं देते थे और दूसरी जगह से जब लेते थे तो ब्याज से मर जाते थे, कर्ज के बोझ में डूब जाते थे और इसलिए वो बड़ी डिफेंसिव जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाता था। ऐसी स्थिति में गांव में रहने वाले गरीब, दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े, आदिवासी, इनके बेटा बेटी स्वरोजगार के बारे में सोचते ही नहीं थे। वो रोजगार के लिए कहीं शहर में जाकर के झुग्गी झोंपड़ी की जिंदगी गुजारनी पड़े, बेचारा मजबूरन चला जाता था। अब हमारी बहन बेटियों के सामने तो नए विकल्प लेकर के हम आए हैं। उन सीमित विकल्पों से हमको बाहर ले जाने का प्रयास किया है। योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के कृषि भवन में डीडी किसान चैनल के स्टूडियो का निर्माण किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस स्टूडियो का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कृषि मंत्रालय का व्यापक क्षेत्र है जिसकी जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए डीडी न्यूज और डीडी किसान चैनल सरकार और किसानों के बीच सेतु का काम करेगा, जिससे आसानी से कम समय में ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गत 8 वर्षों में किसानों के जीवन स्तर में बदलाव आया है और किसानी के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। ऐसे समय में किसान टेक्नोलॉजी से जुड़े, वर्तमान परिवेश को पहचाने, महंगी फसलों की ओर जाए और मुनाफे की खेती करे। इस दृष्टि से सरकार और किसान के बीच में एक मजबूत और नियंत्रित ब्रिज की आवश्यकता है। यद्यपि यह काम डीडी किसान चैनल और दूरदर्शन मिलकर कर रहे थे, लेकिन अब मंत्रालय में ही स्टूडियो की स्थापना हो गई है, तो मंत्रालय के संबंधित जो अधिकारीगण हैं वो भी यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। मिनिस्टर्स हैं वो भी आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आज अपना 107वां स्थापना दिवस मना रहा है। कोलकाता में स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कार्यक्रम में 3 वैज्ञानिकों को ई के जानकी अम्मल राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। ये 3 वैज्ञानिक डॉक्टर सी शशिकला, प्रोफेसर ममियाल साबू और डॉक्टर कैलाश चंद्र हैं। इस अवसर पर भारत के डेक्कन प्रायद्वीप
के जैव भौगोलिक क्षेत्रों की जीव विविधता पर JDASI प्रकाशन और गोवा के जंगली आर्किड भारत के फ्लोरा पर BSI प्रकाशन जारी किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत के विभिन्न हिस्सों में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा 500 से अधिक जानवरों की खोज की गई है और यही कारण है कि 1,03,000 जानवरों की अनूठी प्रजातियां हमारे देश से हैं। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। और महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैठक की। इस दौरान खरीफ की फसल, बारिश के पानी और फसल बीमा जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि फडणवीस जैसे अनुभवी उप मुख्यमंत्री के होने से सरकार चलाने में आसानी होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारे पास एक बार फिर काम करने का मौका है। और आज से करीब 115 साल पहले साल 1907 में जब लियो एच बकलैंड ने प्लास्टिक की खोज की थी, तब किसी ने यह अंदाजा भी नहीं लगाया था कि जो प्लास्टिक मानव समाज के लिए एक वरदान के तौर पर पेश किया जा रहा है, कभी वो इंसानों के लिए अभिशाप बन जाएगा। इसी अभिशाप से मुक्ति पाने के लिए आखिरकार देश भर में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो गया है। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसे फेंक दिया जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि जगह जगह आपको प्लास्टिक कचरे का अंबार देखने को मिल जाता है। इस अभियान के तहत प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्माण, भंडारण, आयात, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लागू होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 उत्पादों को इस पाबंदी के दायरे में रखा गया है। इनमें प्लास्टिक स्टिक वाले एयरबड्स, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी और आइसक्रीम स्टिक, थर्माकोल, प्लास्टिक की कप, प्लेट और कटलरी जैसे उत्पाद शामिल हैं। इसका उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे में होने वाले प्रदूषण से निजात पाना है। प्लास्टिक जहां गिरता है उस जगह यानी वहां की मिट्टी को बंजर बना देता है, जिससे मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाता है। सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक मई 2022 के दौरान मई 2021 में सूचकांक की तुलना में 18.1% बढ़ा है। 2022 के दौरान सूचकांक 148.1% रहा। बिजली, सीमेंट, कोयला और उर्वरक उद्योगों के उत्पादन ने पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में मई 2022 के दौरान उच्च वृद्धि दर्ज कराई थी। और कोयला उद्योग में 25.1% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि उर्वरक उद्योग में 22.8% की बढ़ोतरी देखी गई। जहां सीमेंट उद्योग में 26.3% की उछाल दर्ज की गई, वहीं बिजली क्षेत्र में 22% की वृद्धि बताई गई। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने मई 2022 महीने के लिए 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक जारी किया। ICI चुने हुए 8 कोर उद्योगों अर्थात कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली में उत्पादन के संयुक्त तथा एकल उत्पादन की माप करता है। 8 प्रमुख उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल मदों के भारांक का 40.27% भी शामिल रहता है। फरवरी 2022 के लिए 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक की अंतिम वृद्धि दर को इसके अंतिम स्तर 5.8% से संशोधित कर 5.9% कर दिया गया है। अप्रैल मई 2022 और 23 के दौरान की अगर बात की जाए तो ICI की वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 13.6% थी। कच्चा तेल उत्पादन मई 2021 की तुलना में मई 2022 के दौरान 4.6% बढ़ा। अप्रैल से मई 2022-23 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1.8% बढ़ा। मई 2021 की तुलना में मई 2022 के दौरान 7.0% बढ़ा। अप्रैल से मई 2022-23 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 6.7% बढ़ा।
पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन मई 2021 की तुलना में मई 2022 के दौरान 16.7% बढ़ा। अप्रैल से मई 2022-23 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 12.8% बढ़ा। उर्वरक का उत्पादन मई 2021 की तुलना में 2022 के दौरान 22.8% बढ़ा। अप्रैल से मई 2022-23 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 16.3% बढ़ा। और देश के कई हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो गया है। दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश के चलते गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने दिल्ली में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। बारिश के चलते दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश की पश्चिमी हिस्सों, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, गोवा और उत्तरी केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। और असम में बाढ़ और भूस्खलन से सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं अधिकांश नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी जोरहाट, तेजपुर और धुबरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बराक घाटी में बराक नदी के साथ साथ कुशियारा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लगातार बारिश के कारण कई मकान और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अब तक 25 जिलों में 29,80,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में बाढ़ और भूस्खलन में 3 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई है। 76,115 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी पानी में डूबी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से प्रभावित गांवों की संख्या 2,608 है। वहीं 3,05,000 से अधिक लोगों ने 906 राहत शिविरों में शरण ले रखी है। बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस युद्ध स्तर पर काम कर रही है। विभिन्न स्थानों में फंसे लोगों को बाढ़ से सुरक्षित बचाने के लिए ये टीम दिन रात काम कर रही है और लोगों को भोजन, पानी और अन्य राहत सामग्री उपलब्ध करा रही है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को जिला प्रशासन को बाढ़ के कारण राहत शिविरों जैसे आश्रयों में रहने वाले प्रत्येक परिवार को अगले 3-4 दिनों के भीतर 3,800 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर शर्मा ने यह भी घोषणा की कि सरकार उन छात्रों को 1,000 रुपये प्रदान करेगी जिनकी अध्ययन सामग्री बाढ़ के पानी से क्षतिग्रस्त हो गई है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ प्रभावित जिलों के उपायुक्तों के साथ बातचीत की और उन्हें 15 जुलाई तक नुकसान की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। टास्क फोर्स 8 अगस्त तक पशुधन और अन्य नुकसान की सूची प्रस्तुत करेगी ताकि 15 अगस्त तक उन्हें भी मुआवजा दिया जा सके। असम में बाढ़ से नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक अंतर मंत्रालय दल गुवाहाटी के दौरे पर है। केंद्रीय दल नुकसान के आंकलन की प्रक्रिया तेज करने के लिए बाढ़ से प्रभावित जिलों का दौरा करेगा। इससे पहले दल ने राज्य सरकार, सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। मुंबई में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शहर भर में ट्रेन और बस सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। कुर्ला, चैंबूर, साइन, दादर और अंधेरी सहित मुंबई के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। एक अधिकारी ने बताया कि मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार को शहर के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी करते हुए ऑरेंज अलर्ट के साथ येलो अलर्ट भी जारी किया है। नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि गुरुवार को मौसम की पहली बारिश के कारण कई निचले इलाकों में जल जमाव देखा गया। हिंदमाता, परेल, काला चौकी, हाजी अली, डकयार्ड रोड, गांधी मार्केट और बांद्रा जैसे क्षेत्रों में कई सड़कों पर पानी भर जाने के कारण सड़क यातायात या तो धीमा हो गया या फिर कई जगह बंद भी हो गया। पानी के भारी प्रवाह और बाढ़ के कारण बीएमसी ने पश्चिमी उपनगरों में अंधेरी मेट्रो को यातायात के लिए बंद कर दिया। और आइए अब बात कर लेते हैं मंडी भाव की और देखते हैं ये रिपोर्ट कि आजकल मंडियों में क्या भाव चल रहा है।
इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को अधिकांश मंडियों में उतार चढ़ाव के साथ बाजरे के सौदे हुए। वहीं बाजरे के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में बाजरे के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की जंबूसर मंडी में 29 जून को बाजरे का भाव था 1900 रुपए। 30 जून को इसमें 100 रुपए की नरमी आई और भाव 1800 रुपए पर आ गया। जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में 29 जून को बाजरे का भाव 1940 रुपए क्विंटल था, जो कि 30 जून को 22 रुपए की बढ़त के बाद 1962 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में बाजरे के भाव में 5 रुपए की मामूली गिरावट देखी गई और ये 2035 रुपए से गिरकर 2030 रुपए हो गया। यहीं की डिबाई मंडी में 29 जून को बाजरे का भाव रहा 1970 रुपए, जो कि 30 जून को 10 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 1980 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में बाजरे की उपज 14,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में बाजरे की पैदावार 94,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में चने का कारोबार नरमी के साथ हुआ। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में 29 जून को चने के सौदे 3,930 रुपए पर हुए। 30 जून को 225 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 3,705 रुपए पर आ गया। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में 29 जून को चने का भाव रहा 4,295 रुपए, जो कि 30 जून को 2 रुपए टूटकर 4,293 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी नरमी का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 29 जून को चने का भाव 10 रुपए की नरमी के बाद 5,780 रुपए से 5,770 रुपए हो गया, जबकि राज्य की लखनऊ मंडी में 29 जून को चने का भाव रहा 5,700 रुपए। 30 जून को इसके भाव में कोई अंतर नहीं आया और भाव 5,700 रुपए पर ही टिका रहा। देश में इस साल चने की अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर रबी चने की उपज में 20 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी चने की पैदावार 1,39,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 1,19,10,000 टन ही रही थी। वहीं बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2,77,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल दलहन की पैदावार में 22,90,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान कुल दालों का निर्यात 3,43,801 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 2,55,356 टन का हुआ था। यानी 11 महीनों के दौरान दालों के निर्यात में 88,445 टन का इजाफा हुआ है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे करें खेती और अपनी फसलों का रखरखाव। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों के किसान इस समय संतरे के बागों से जल्द पानी निकालने की व्यवस्था करें। यहीं जहां अदरक की रोपाई को 45 से 50 दिन हो चुके हैं, वहां निराई के बाद दूसरी मल्चिंग करें। मल्चिंग के लिए हरी पत्तियों, जैविक कचरे, पराली या घास का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अदरक के खेत में भी पानी जमा न होने दें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाके में ही जिन किसानों ने अभी तक सोयाबीन की बुआई नहीं की है, वो मौसम साफ होने तक इंतजार करें और जिन किसानों ने बुआई कर ली है, वो खेतों में खाली जगहों को भरने का काम करें। इसके साथ ही खेतों में पानी जमा न होने दें। यहीं खरीफ धान की बुआई के लिए खेत तैयार करें। किसान खेतों से खरपतवार साफ कर मेड़ों को दुरुस्त करें ताकि बारिश का पानी जमा हो सके। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके के किसान भी इस समय खरीफ धान की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें
और किसी प्रमाणित स्रोत से अच्छी उपज देने वाले बीज प्राप्त करें। यही मूंग के अलावा जूट को रोगों से बचाएं। यही इस समय टमाटर और भिंडी में भी कीटों के लगने का अनुमान है। बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। पश्चिम बंगाल के जलोढ़ इलाके के किसान खरीफ धान की रोपाई के लिए खेत तैयार करें और अगले 2 सप्ताह में रोपाई का काम पूरा कर लें। यहीं इस समय कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल के लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी वाले इलाके में मूंगफली की बुआई के लिए प्रमाणित स्रोत से अच्छी उपज देने वाले बीज प्राप्त करें। यहीं अमन धान की बुआई के लिए भी किसान खेत तैयार कर लें। यहाँ के किसान इस समय अरहर, मूंग और उड़द की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। और आइए अब देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें, यानी सेगमेंट खास खबर। संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 18 तारीख से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा सचिवालय ने बताया कि इस सत्र के दौरान कुल 18 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव 6 अगस्त को होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को इस महीने की 25 तारीख को पद की शपथ दिलाई जाएगी। नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ लेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए दायर किए गए 115 नामांकन पत्रों में से केवल 2 उम्मीदवारों राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दायर करने की प्रक्रिया 15 जून को शुरू हुई थी और नामांकन के अंतिम दिन 29 जून तक कुल 115 नामांकन पत्र दायर किए गए थे। कोरोना संक्रमण के मामले देश में एक बार फिर बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसने चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 17,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 14,413 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 197.74 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 11 लाख से अधिक टीके लगाए गए। ओडिशा में पुरी धाम के विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की 9 दिनों की रथ यात्रा शुरू हो गई है। पुरी धाम के भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ 3 अलग रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की पूर्व संध्या पर प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर 125 रेत रथ और भगवान जगन्नाथ की रेत की मूर्ति बनाई। पटनायक ने अपने रेत कला संस्थान के छात्रों के साथ इन मूर्तियों को पूरा किया। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 198 रुपए की कटौती की है। इंडियन ऑयल के अनुसार राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत अब घटकर 2,021 रुपए रह गई है। ये पहले 2,219 रुपए प्रति सिलेंडर थी। भारतीय स्टेट बैंक 1 से 10 जुलाई तक चुनावी बॉन्ड जारी करेगा। सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक को अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।